नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। वो कार्यक्रम जो सुलगते आपके सवालों को एक मंच देता है ताकि आप देश के हुक्मरानों तक अपनी आवाज लेकर जा सके। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। इस देश में नूडल्स के नाम पर बवाल मच जाता है। इस देश में नकली टॉफी, चॉकलेट, खोआ मिल जाए तो बवाल मच जाता है। इस देश में मिठाइयाँ सीजन पर जब आती हैं तो उनमें नकली चीज़ें मिल जाएं तो बवाल कट जाता है। लेकिन इस देश में नकली दवाई, वो दवाई जो जीवन रक्षक है, वो दवाई जो आपका और आपके बच्चों का जीवन बचाती है, वो अगर नकली मिले तो इस देश के हुक्मरानों के कानों पे जूं जैसा रेंगना चाहिए वैसा नहीं रेंगता। दुनिया का सबसे बड़ा नकली दवाइयों का अड्डा कोई है तो भारत उसमें दूसरे नंबर पर आता है। फर्जी और नकली दवाइयां दूसरे नंबर पर भारत में सब मिलती है पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो। क्या किया आज तक की सरकारों ने, क्या किया इस सिस्टम ने इस फर्जी दवाई को रोकने के लिए? ठेंगा कुछ नहीं। IBN 7 का खुफिया कैमरा आपके लिए लेके आया ऑपरेशन यमराज, जिसने बड़े बड़े दावे करने वाले इस सिस्टम को यह दिखाया कि कैसे उसकी नाक के नीचे, उसकी पुलिस के नीचे, उसके प्रशासन के नीचे, उसके सांसद के नीचे, उसके तमाम नेताओं की नाक के नीचे धड़ल्ले से यह धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर। क्यों ना माना जाए कि तमाम बड़े लोग जो इस देश को चलाने का दंभ भरते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। क्यों इतना बड़ा धंधा पनप रहा है, क्यों उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई, यही है आज के डिबेट नंबर 1 का टॉपिक। इस यमराज को कौन मारेगा? क्योंकि हम जो लोग ये धंधा करते हैं उनको हम यमराज कह रहे हैं। और रात 8:30 बजे डिबेट नंबर 2 में बात होगी संसद में आज। और एक और मुद्दे पर असहिष्णुता दिखी। कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने राज्यसभा में एक मामला उठाया था 2 दिन पहले। उस पर वो भावुक हो गई थी कि उनको दलित होने के नाते एक्स मंदिर में परेशान किया गया, उनकी जाति पूछी गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने पलटकर वार किया है और बीजेपी का यह दावा है शैलजा के उस दिन के आंसू नकली थे क्या? यही सवाल हम भी पूछेंगे। इस पर हम बड़ी बहस करेंगे रात 8:30 बजे में। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन यमराज के बाद इस वक्त खलबली मची है, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे बढ़कर है, आखिर ये यमराज जो आपके और हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं वो क्यों इस सिस्टम में फल फूल रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, इस यमराज को कौन मारेगा? हो गया पैरासिटामोल किसका हो गया? देखो जो होता अच्छी कंपनी का तो बढ़िया से कंपनी होगी, बढ़िया ही दूंगा दोनों से, क्या कोई बात नहीं है। और ये प्रिंटिंग का ध्यान रख लेना क्योंकि 40,000 रुपए फंसे पड़े। IBN 7 का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन यमराज। ऑपरेशन यमराज से देश भर में हड़कंप। IBN 7 की पहल के बाद जागा प्रशासन, यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी। IBN 7 के खुफिया कैमरे में कैद हुए ये लोग नकली दवाओं के सौदागर हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर मेरठ में नकली दवाइयों का सप्लाई रैकेट चलाते हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इन्हें नामी दवाई कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया, जिसे इन्होंने पूरा करने का वादा किया। ये अपने साथ नकली दवाइयों के सैंपल भी लाए थे। IBN 7 के इस खुलासे ने कई सवाल उठाए। सवाल ये कि क्या पुलिस प्रशासन की आंखें बंद हैं? IBN 7 पर इस खबर के चलने के बाद केंद्र से लेकर अखिलेश सरकार तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। तो तुरंत उसको कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कोई केंद्रीय एजेंसी से जांच के बाद यदि राज्य सरकार ने मांगे तो हम कर लेंगे उसके साथ। उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन सवाल वही है, आखिर बरसों से ये धंधा क्यों चलता जा रहा है? यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हाथ नहीं है, तो इस मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ठीक, ऑपरेशन से ज़्यादा ये बहुत बड़ा एक उपकार है समाज पे। उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे और इस मामले को हम भारत की पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। IBN 7 पर ऑपरेशन यमराज के खुलासे के महज चंद घंटों बाद यूपी की पुलिस और ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की नींद टूटी है। खुलासे के 12 घंटे के अंदर मेरठ समेत पूरे यूपी में नकली दवा बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई। ऑपरेशन यमराज के बारे में जिसने भी सुना, उसने नकली दवाइयों के धंधेबाजों के लिए सख्त सजा की मांग की। हम तो पूछेंगे, क्या नकली दवाओं की बिक्री के लिए नेता, पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार हैं? तो एक बार फिर हमारा आज का सवाल जरा ध्यान से सुनिए। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है। आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या नकली दवाओं की बिक्री के लिए नेता, पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर SMS करें, #HTP और #IBN 7 ऑप यमराज के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल, अपनी सुझाव हम तक भेज सकते हैं। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े खुलासे पर बड़ी बहस के लिए जो बड़े मेहमान मेरे साथ हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता नवेद सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। यूपी में सरकार चला रही है समाजवादी पार्टी, और वहीं यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार हैं। मैं अपने चारों पैनलिस्ट के पास आऊं उसके पहले आप सबकी इजाजत से अभिषेक से कमेंट जरूर लूंगा, ताकि आप सब सुन सकें कि आज मेरठ के प्रशासन कितना मुस्तैद दिखाई दिया। अभिषेक, मेरा सीधा सा एकमात्र सवाल आपसे है, आप सुबह से लगातार मेरठ की पुलिस के साथ, वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ जगह जगह घूम रहे हैं, क्या मुस्तैदी दिखाई दी? क्या धरपकड़ को लेकर वाकई में सीरियसनेस दिखाई दी? जी, अगर आज की बात करें तो सुबह करीब 8 बजे से मैं यहाँ पे मेरठ पे आया हुआ हूँ। 8 बजे से कंटिन्यू पुलिस खुद मेरठ जोन के जो DIG है आशुतोष कुमार, ये खुद 3 बार मीटिंग कर चुके थे और बाकायदा ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के साथ और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके बाकायदा छापामारी चलाई जा रही थी। लेकिन पुलिस को अभी तक शाम को हो गए, वो हालांकि उन्होंने स्टिंग में जो बंदा दिख रहा है उसका नाम का खुलासा उन्होंने नहीं किया है, एक को हिरासत में जरूर लिया है, पर अभी तक एक भी फैक्ट्री इनके पकड़ में नहीं आई है। खाना अगर इन्होंने छापामारी के नाम पे जो मंडी है, दवाइयों की मंडी, वहां पर बाकायदा इन्होंने सब जगह से सैंपलिंग का कलेक्शन जरूर किया है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी कुछ इनके पकड़ में फैक्ट्रियां जितनी है यहाँ पर, हालांकि पुलिस कल मान रही थी, DIG साहब खुद बोल रहे थे कि बाकायदा यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियां हो सकती हैं, आज सुबह उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, पर फैक्ट्रियां कोई पकड़ में नहीं आई थी। ठीक है, शुक्रिया मैं धन्यवाद अभिषेक। अब मैं अपने चारों पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। 45 सेकंड का हमारा टाइम फ्रेम है बजर राउंड का, और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। सिद्दीकी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आपकी सरकार चल रही है, 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं इस तरीके के खुलासे उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे अगर चल रहे हो तो जनता में कितना रोष होगा, गुस्सा होगा, क्योंकि ये कोई नूडल नहीं है, ये कोई शैम्पू नहीं है, ये कोई बिस्किट नहीं है, ये दवाइयां हैं जिनका काम ही जान बचाना है, और वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। सुमित जी, देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देंगे कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और अपनी जो जिम्मेदारी है जो आपने निभाई है, एक 4th पिलर आपको कहा जाता है हिंदुस्तान का, तो वो उसके लिए जितनी बधाई आपको दी जाए वो कम है। दूसरी चीज़, ये इस मुद्दे के ऊपर जो भी बात अभी हुई है, मैं आपसे इससे पहले जो भी आपके चैनल पे डिबेट थी, मैं उस पर भी बैठा था और मैंने ये जिक्र किया था कि सारी चीज़ें जो उस स्वास्थ्य के हमारे मंत्री हैं शिव प्रताप यादव जी, उन्होंने सारी चीज़ें कह दी हैं और सारी चीज़ें जांच शुरू हो चुकी है, सारी चीज़ें
बहुत जल्द आपके सामने आएंगी, कुछ किसी से छुपा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर। ठीक है, 45 सेकंड। सुधांशु मित्तल, क्या ये मैं मान लूं, मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग पब्लिक लाइफ में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जनता से मिलते रहते हैं, क्या इस बात का इल्म ही नहीं होगा किसी को कि ऐसा काम भी चलता है? सुमित जी, ऐसा नहीं है कि इल्म नहीं होता है, खबरें तो आती रहती है, लेकिन पुख्ता जानकारी का अभाव रहता है। लेकिन वो एक अलग बात है। ये मानवता के खिलाफ एक अपराध हुआ है और इस अपराध को उजागर करने में आपको बधाई। लेकिन एक लचीला प्रशासन, वो भी एक अभिशाप है किसी भी व्यवस्था के लिए। ये इतना बड़ा जो ये गिरोह काम कर रहा है, ये बिना जो है मिली भगत के नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसमें जो है ड्रग कंट्रोलर, पुलिस, इसमें सब जने मिले होते हैं, तभी ये इतना बड़ा धंधा चलता है। तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और दिखनी चाहिए कि कार्रवाई हुई। जी, 45 सेकंड में लौटता हूं। सुदीन भदौरिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आपने भी सरकार चलाई, मायावती जी भी कई बार मुख्यमंत्री बनी, पिछली सरकार उन्हीं की थी। क्या मैं ये मानूं कि बीते ये 2-2.5 साल के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है मेरठ में या उस इलाके में, और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था उसके पहले? ये सिर्फ इन्हीं दिनों की गलती है सरकार की, इस प्रशासन की? सुदीन भदौरिया, देखिए, ये एक बड़ी गंभीर समस्या को आपने उजागर किया है, पर ये गंभीर समस्या मैं समझता हूँ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में इस समय आपने एक स्टिंग ऑपरेशन करके इस बात को उजागर किया है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बेशक अन्य मोर्चों पर सरकार विफल रही हो, चाहे वो कानून व्यवस्था या जो आज विषय नहीं है, पर ये ऐसा मामला है, देखिए जैसे मिलावट की चीजें हैं भोजन में, इससे भी स्वास्थ्य खराब होता है और वो अन्य प्रदेशों में भी और अन्य जगहों पर भी देखने को मिलती हैं। पर आप एक चीज और इस बात को समझिए कि ये जो दवाइयां मेरठ में जी सुदीन जी, 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास, माफी के साथ मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि ये बजर राउंड है। अब मैं जाना चाहूंगा प्रदीप जैन जी साहब के पास। प्रदीप जैन साहब, क्या बगैर पुलिस को पता लगे, बगैर प्रशासन को इल्म हुए, बगैर पॉलिटिशियंस को पता लगे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो सकता है? सुमित जी, सबसे पहले मैं करोड़ों लोगों की ओर से आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की सबसे संवेदनशील समस्या को उजागर किया, और ये हो नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश में ये कह सकता हूं कि सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। निश्चित रूप से ड्रग माफिया आज उत्तर प्रदेश सरकार में हावी हैं, और आपने अभी एक ऑपरेशन किया, आप दवाइयों के क्षेत्र में बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे तो आपको लगेगा जिले के सीएमओ की नियुक्ति भी ड्रग माफिया कराते हैं। और मैं ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सीएमओ की नियुक्ति ड्रग माफिया के माध्यम से होती है। ड्रग कंट्रोलर और ड्रग माफिया एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, और यही कारण है कि मेरठ के अंदर इतना बड़ा कांड। चलिए, 45 सेकंड डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं, लेकिन मेरा पहला सवाल सिद्दीकी साहब आप ही से है। आपने हाथ भी उठाया था बहुत। सुधांशु जी, मैं आता हूं। सिद्दीकी साहब, कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं, इनको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। देश में दवा का कुल कारोबार 3 लाख करोड़ के ऊपर का है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का नकली दवा के कारोबार का अनुमान है। यानी अगर 3 लाख करोड़ की असली दवाएं, कुल दवाएं बनती हैं, तो उसमें 50,000 करोड़ जो है, यानी 1/6 हिस्सा वो नकली दवाओं का है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बाद भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा नकली व्यापार का केंद्र है। और ये बात मेरी चारों राजनेताओं से है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। मेरे कैमरे में उत्तर प्रदेश पकड़ा गया, हो सकता है कि ये दिल्ली में चल रहा हो सकता है मुंबई में चल रहा हो, चेन्नई में चल रहा हो, कोलकाता में चल रहा हो, और तमाम लोग जो आप आज समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपकी सरकारें, आपके नेता, आपके एमपीज भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व दिखाई दे सकते हैं। सिद्दीकी साहब,
मैं आपसे सिर्फ आपकी बात करूंगा क्योंकि आपकी सरकार है, आज आपने कार्रवाई कर दी। क्या स्टिंग ऑपरेशंस और मीडिया के भरोसे और फोर्थ पिलर के भरोसे ही सरकारें चलेंगी? अपनी तरफ से छापेमारी नहीं होगी, अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर आबादी है। सारी चीज आप देखते हैं और सारी चीजों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इसमें जो गलती है ये सामने निकल कर आई है। अभी तो इसकी जांच हो रही है, सारी चीजें इसकी टीमें बना दी गई हैं और बहुत ही तुरंत तत्काल एक्शन ले लिया गया है। आप अपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, आपके स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर ही एक्शन लिया गया और सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इसमें देखा जाएगा, इसमें तो स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपने लिया और ये तो बहुत छोटे जो मोहरे हैं, छोटे प्यादे हैं जो कैमरे पे आ पाए। इनके पीछे के लोग कौन हैं? कौन इनको बढ़ावा दे रहा है? छोटे प्यादे, सुमित भाई आप सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, आप सुनिए। आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, माशाअल्लाह, काफी लोग देखते हैं इसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो भी दोषी होगा, आपके स्टिंग ऑपरेशन से चीज तो पता लगी, निकल के आया। अब ये ड्रग माफिया जो है या क्या, इनसे क्या, किसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें अब खुल के सामने आएंगी और सामने चीजें देखी जाएंगी। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक्शन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ले ही लिया है। ऐसा नहीं है। और सुधांशु मित्तल बोलना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा रोल होता है। सुधांशु मित्तल ने हाथ उठाया, बोलना चाह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो है, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि सुधांशु मित्तल साहब, आप बोलिए। मुझे सिद्दीकी साहब के जवाब से थोड़ी सी निराशा हो रही है। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये सुनना चाहता था कि ना केवल जो इस धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अफसर इसमें मिले हुए हैं उनके खिलाफ भी होगी, और जिनके मैंने और क्या कहा कार्यकाल में ये हुआ, जिनके, अब सुन ले मेरी बात, आपने बोला मेरी बात सुन ले प्लीज, बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोलता। जो अफसरों के कार्यकाल में ये हो रहा है, ड्रग कंट्रोलर मिला ही नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन उसके नाक के नीचे जब ये हो रहा है तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक दिखना चाहिए यहां पे कि किस गंभीरता से प्रशासन में हड़कंप मच गई है। ये नहीं कि हम उनको पकड़ रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भी आपने, लेकिन नहीं सुधांशु भाई मेरा सवाल इसके आगे का है, इसका इल्जाम सुधांशु भाई, इसका मेरा सवाल इसके आगे का है। ये दो लड़के जो कैमरे पे दिख रहे हैं, जिनका नाम निखिल और शानू जिन्होंने बताया, ये तो बहुत छोटे मोहरे होंगे इस बहुत बड़े खेल में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नकली दवाओं का कारोबार हिंदुस्तान में होता है। WHO की रिपोर्ट कहती है दुनिया में अगर हर साल 2 लाख लोग नकली दवाओं से मरते हैं, 1 लाख लोग साउथ अफ्रीका में मरते हैं, जहां पर मैक्सिमम दवा की सप्लाई हिंदुस्तान से होती है। मैं तो ये मान भी सकता हूं कि कितने लोगों की जान के पीछे हमारे लोग होंगे जिनकी जानें ले ली। क्या ये इतना आसान है? ये क्यों पनप रहा है? इसको क्यों नहीं खत्म किया जाता? सुमित जी, ये जो करने वाले हैं ये मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय कानून को भी परिवर्तन होना चाहिए। जो जने नकली दवाइयां बना रहे हैं, देखिए इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके तहत इसमें कार्रवाई करी जाती है। अब क्या हो गया, 2 एजेंसी बन गई हैं, एक तरफ पुलिस हो गई, एक तरफ ड्रग कंट्रोलर हो गया। उनमें आपस में समन्वय ना होने की वजह से आधे समय शिकायत होती है, जब तक कि इसमें कार्रवाई होती है तब तक मामला निकल जाता है। मुझे लगता है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दोबारा सोचना चाहिए कि कानून क्या होना चाहिए, प्रदीप जैन, ताकि उस कानून के तहत ना केवल फौरन कार्रवाई शिकायत मिलते ही हो जाए, यहां पे इनके खिलाफ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जैन, फांसी की सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक राय है आपको प्रदीप जैन? जी सुमित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रग कंट्रोलर की जो पद हैं उनमें 30% रिक्तियां हैं। मैं नावेद जी से कहूंगा जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा कोलैप्स है। मुख्यमंत्री कितनी भी कोशिश कर लें, जब चेकिंग करने वाला स्टाफ पूरा नहीं होगा तो वो ड्रग माफिया सालों से उत्तर प्रदेश के दवाई के मंत्रालय को चला रहे हैं, उस पर रोक नहीं लग सकती। सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं 2 बार विधायक भी रहा
और मैंने देखा जिले के सीएमओ की नियुक्ति दवाई विक्रेता कराते हैं, और वो दवाई विक्रेता जिस सीएमओ को चाहते हैं उसको लेके आते हैं, जिस ड्रग कंट्रोलर को चाहते हैं उसको लेके आते हैं। और ये जो चौकड़ी है, ये चौकड़ी पे भी आपका स्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर चोर और अरे प्रदीप जैन साहब सुनिए ना, हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ऐसा है कि जब आप एक विधायक होने के नाते केंद्र में मंत्री हो रह चुके हैं आपको जब ये पता है ये नेक्सस है, तो इसको खत्म करिए ना, सब मिलके एक होइए ना, कि आपके मेरे घर के बच्चे भी दवा खा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधींद्र भदौरिया, इसमें किस बात की राजनीति? सुधींद्र भदौरिया, ये तो कानून क्यों नहीं बन सकता? हम सब मिलकर क्यों नहीं हो सकते? विधायक के कार्यकाल में भी इस विषय को संवेदनशीलता से उठाया है साहब, इसकी जड़ें पूरे देश में। सुधींद्र भदौरिया, आप कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज पूरे देश में है, पूरे मुल्क में है इसका ये जाली। अरे नावेद साहब, आप तो हमेशा टोकते रहते हैं, आप दूसरों की भी बात सुना करिए कभी। ये आप ना, इनको जरा समाजवादी पार्टी के थोड़ा इनको आप बोलिए, वो गलती से बोल रहे थे, वो चुप हो गए। आप बोलिए सुधीन जी, आप बोलिए। उनको थोड़ा ये नहीं, इनकी एक आदत है, जब कोई बोलता है ये जरूर बोलते हैं। नहीं, कहना चाहता हूँ नहीं, मुझे लगता आपकी ये आदत बहुत गलत है। भदौरिया जी आप बोलिए, टाइम वेस्ट। भदौरिया जी इतना गंभीर विषय है, आप बोलिए। भदौरिया जी इतना गंभीर विषय है, एक घर का विषय। नवेद साहब मेरी रिक्वेस्ट है, नवेद साहब मेरी रिक्वेस्ट है, नवेद साहब ये गलत जानते हैं, गलत डिबेट पे मत ले जाइए, गलत पॉइंट पे मत ले जाइए नवेद साहब। सुमित जी, नवेद साहब, नवेद साहब एक मिनट, नवेद साहब मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा था भदौरिया जी से। नवेद साहब मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज। नवेद साहब मैं आपका ऑडियो टिप कर दूंगा। नवेद साहब प्लीज, नवेद साहब प्लीज, भदौरिया जी को अपना कमेंट करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। भदौरिया जी आप बोलिए, पहले भदौरिया जी फिर नवेद साहब, मैं आऊंगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको सभी लोगों को, विशेषकर केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकार को, ये समस्या हो सकता है और व्यापक हो, देश में अन्य जगहों पर भी फैली हुई हो, पर इन दोनों सरकारों की ये विशेष जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में घटना घटी है। ये हो सकता है घटना पुरानी भी हो, बहुत पहले से चल रहा हो, पर जब ये घटना घटी है और इनकी सरकार चल रही है तो इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसे भ्रष्टाचार अनंत काल से चल रहा है तो भ्रष्टाचार अभी भी है, इसलिए ड्रग माफिया अगर काम कर रहा है तो पहले से भी कर रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जब आंख खुले तब सवेरा समझो, कार्रवाई करो नवेद सिद्दीकी, कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करिए समाजवादी पार्टी। कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, और अभी भदौरिया साहब ने खुद ही इसको साफ कर दिया एक तरह से कि हो सकता है ये घटना जो है, ये जो हुई है, आपने स्टिंग ऑपरेशन आज किया है और ये चीज 2012 से पहले से चल रही हो उत्तर प्रदेश में, ये इनके भदौरिया साहब ने खुद साबित कर दिया। दूसरी चीज, आदरणीय मायावती जी ने आज एक बयान दिया है आप ही के चैनल पे इसी मुद्दे के ऊपर, और उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने ये कह दिया साफ, मायावती जी ने कहा है कि अगर धांधली होती है, अगर गड़बड़ी चीज में होती है तो उसमें सरकार का बहुत सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है मायावती जी ने। नवेद सिद्दीकी आप मानेंगे सीबीआई इंक्वायरी के लिए? नवेद सिद्दीकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कबूल कर लिया है। नवेद सिद्दीकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मायावती जी ने कबूल कर लिया है। नवेद सिद्दीकी, नवेद सिद्दीकी, नवेद सिद्दीकी, नवेद सिद्दीकी, अगर आप दूध के धुले हैं तो सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए ना। मायावती जी के टाइम में जो भी हुआ, नवेद सिद्दीकी जी सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। तक जो भी हुआ उसमें नवेद सिद्दीकी, अगर वाकई में आप सीरियस हैं और वाकई में आपको लगता है कि आपके घर परिवार के लोगों पर इन नकली दवाइयों का असर हो सकता है, तो आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। क्या आप तैयार हैं इस बात को लेकर? पूरा विपक्ष मांग कर रहा है। सिद्दीकी साहब
देखिए, बिल्कुल अगर विपक्ष मांग कर रहा है इसके ऊपर बिल्कुल देखेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्या निर्णय लेते हैं हमें पूरा यकीन है वो कह देंगे, क्योंकि पहले भी हमने सीबीआई जांच हमसे जब लोगों ने कहा कि कराइए, चाहे जियाउल हक मर्डर केस हो प्रतापगढ़ का, चाहे बदायूं का केस हो, हमने सीबीआई जांच कराई और दोनों में ही हमें क्लीन चिट मिली। ऐसा नहीं है, मीडिया ने भी देखा, विपक्षी दलों ने भी देखा। हम बात क्लीन चिट की अभी से नहीं हो रही है, अभी तो 56 इंच का सीना ना आपके हो, संजीदगी पर सवाल उठ रहे हैं निकल के। इसलिए ये मैं कह रहा हूं, ये आपकी सरकार के लिए भी जरूरी है कि अगर आप जांच करा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा तो तस्वीर ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि सीबीआई से अच्छी एजेंसी इस देश में कोई नहीं मानी जाती। जांच कराएंगे सुमित भाई, बिल्कुल जांच कराएंगे। जी सुधांशु भाई, लास्ट कमेंट सुधांशु भाई। बिल्कुल जांच कराएंगे, बिल्कुल जांच कराएंगे। समित जी, ये मौत के सौदागर, मुझे लगता है ये तो एक सीमित चर्चा हो गई। इन मौत के सौदागरों से हमें जूझना कैसे है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसमें राजनीति ना करके, दोषारोपण ना करके हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल इन मौत के सौदागरों को जब तक मौत का खौफ नहीं होगा तब तक शायद ये दरिद्रता, ये दरिंदगीपना जो है ये चलता रहेगा। कब तक जो है लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होता रहना है। बिल्कुल ये तो क्या पता ये अस्पतालों में ही जारी है, अभी तो दुकानों पे बिक रही है, हो सकता है अस्पतालों में। और लाइफ सेविंग ड्रग्स का आप कल्पना करिए, जीवन बचाने वाले जो दवाएं हैं वो नकली बनाई जा रहे हैं। किस तरह के लोग होंगे, क्या मानसिकता होगी, क्या विकृत, क्या दरिंदगीपना इनके दिमाग में होगा। लोभ, लालच इतना बढ़ गया है कि लोगों की जानों से खेल सकते हैं। ये दवा ऐसी इंसानों को अगर हमें, मुझे सबसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। भाई मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, माफी के साथ, मुझे इस डिबेट को यहाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस मोटे तौर पर सहमति को मैं मान रहा हूं। जो पैनलिस्ट मेरे पास इस डिबेट शो में थे, हम तो पूछेंगे में कि वो इस मीनेस को, इस बुरे काम को खत्म करने के लिए सब एक साथ एक मत है। अगर एक मत है तो 70 साल बाद हिंदुस्तान में नकली दवाइयां दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़े पैमाने पर क्यों बनती हैं? कहीं ना कहीं क्या नकली दवाइयों की बिक्री के लिए नेता, पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है? यही हमारा सवाल था। 92% 92% लोग हाँ में कहते हैं, यानी मोटे तौर पर बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि बगैर सरकार, प्रशासन, पुलिस की मंजूरी के, सहमति के, उनकी शह के इतना बड़ा नकली दवाओं का कारोबार नहीं पनप सकता। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, उसमें भी आपके जवाब मेरे पास आए हैं। वो जवाबों की संख्या कहती है 95% लोग यहां भी कहते हैं कि नेता, पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार हैं इस तरह की नकली दवाओं की कारोबार का जो बढ़ावा होता है उसके लिए। इस बात पर एक कानून बनना चाहिए। इस बात की जानकारी भी आप सबको होनी चाहिए कि जब तक कोई नकली दवा बनाने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है, एक किसी नकली दवाओं की खेप के साथ, कुछ कंसाइनमेंट के साथ, तब तक उसको बहुत आसानी से बेल मिल सकती है थाने से। इतना कमजोर और हल्का कानून है इस देश में नकली दवा बनाने वालों का। वो दवाएं जो जीवन रक्षक होती हैं, जो आपके लिए आज जानलेवा साबित हो रही है। ब्रेक के बाद डिबेट नंबर 2, और डिबेट नंबर 2 में आज हम बात करने वाले हैं कुमारी शैलजा के आंसू की। क्या ये आंसू असली थे या घड़ियाली? इस ब्रेक के बाद।